साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो साथियों इस बार का आपका टारगेट कितने नंबर का होना चाहिए? आपका 2022 में कम से कम अगर यूपी लेखपाल और बीडीओ वगैरह जैसी परीक्षाएं देनी है आपको, तो कम से कम 85 अंक का टारगेट आपका होना चाहिए साथियों। ठीक है, कितना? 85 का। मेरे पिछली बार मार्क्स 80 आए थे और परसेंटाइल में 98.76 था। मैं आपको अभी मार्कशीट में दिखाता हूँ आपका। ठीक है, देखो साथियों, पिछली बार की ये मेरी मार्कशीट है, सारा नाम वाम मेरा यही है। आप देख सकते हो, आप मेरा जो मार्क्स था वो कितना था? वो था 80 और जो परसेंटाइल था वो था 98.76। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका कितना मार्क्स रहता है, लेकिन आपका मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, कितना? लगभग 80 से प्लस आना चाहिए। चाहे आप 75 लाओ, 76 लाओ, 77 लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 80 प्लस होना चाहिए। अब हम आज से मैं शुरुआत करता हूँ पैट की कक्षाओं की। तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1 में आप क्वेश्चन धीरे धीरे मैं आपको रोजाना क्लास देना शुरू करूंगा। आप देखिए और अपने नंबरों में इजाफा कीजिए। ठीक है साथियों, तो देखो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिखेगा, लेकिन मैं आपको व्याख्या करके बता दूंगा इसकी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको अपना आंसर मेरे से पहले लगाना है और लास्ट में अपना स्कोर खुद मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है साथियों, देखो दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, एस.आर. राव और R.S. बिस्ट। तो आपको ये बताना है किसने खोज की थी, किसकी? तुम्हारी लोथल की। लोथल पड़ता कहाँ है? गुजरात में पड़ता है और ये गोदीवाड़ा कहलाता था। ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, स्थल नगर था, और ये आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल था। कहाँ था? गुजरात में। तो इसकी खोज की थी तुम्हारी S.R. राव ने, और दयाराम साहनी ने इसकी हड़प्पा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न ये है। अब देखो अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, वही सेम। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बनावली, चुनहुदड़ो, सुतकांगडोर और सुरकोटड़ा। तो ये जो अवशेष मिले हैं घोड़े की हड्डियों के, तो वो मिले हैं सुरकोटड़ा। ये भी कहाँ पर है? ये कच्छ गुजरात में पड़ता है, कच्छ गुजरात में। अब देखो बनावली हरियाणा में पड़ता है, सुतकांगडोर कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में। ठीक है, तो ये तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता से ही क्वेश्चन है। अगला देखो, ये भी तुम्हारा हिस्ट्री से ही है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ कौन से हैं? देखो वेद के वेदांग, ठीक है, अब फिर उसके उपवेद, वो तुम्हारा होता है क्या? अब इसके ब्राह्मण होते हैं, अरण्यक होते हैं। तो इसमें शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके भेद वो हैं? ठीक है, तो ये हैं यजुर्वेद के भेद। ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं ये, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, बहुत पूछे जाते हैं ये। और गोपथ ब्राह्मण किसका है? तुम्हारा सामवेद का है। गोपथ ब्राह्मण सामवेद का है आपका। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है ये आपका। देखो क्या कह रहा है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुई? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर। मल्ल राजाओं ने इनका दाह संस्करण किया था और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था बुद्ध का, और इनका पहला उपदेश बुद्ध ने कहा दिया था? सारनाथ। ठीक है, प्रथम उपदेश क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। बुद्ध की जब गृह त्याग की घटना हुई तो कहाँ? राजगृह। ठीक है, राजगृह इसे कहते हैं महान विनिष्क्रमण। और ज्ञान जब प्राप्त हुआ बुद्ध को, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं बुद्ध के? तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला देखो क्या है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? देखो बुद्ध मौर्य वंश के शासक थे, और ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार, उनके पुत्र हुए अशोक। अशोक गद्दी पर बैठे और 8वें वर्ष युद्ध हो गया। कब हुआ था युद्ध? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? जो आज का कलिंग है उसे उड़ीसा कहते हैं, उसी पे युद्ध हुआ था। वहाँ के राजा थे खारवेल। राजा का नाम क्या मिलता है? खारवेल। उनके साथ युद्ध हुआ था, और ये कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में इसका विवरण मिलता है। तो कौन सा शिलालेख है? अशोक का 13वां शिलालेख, और ये सबसे बड़ा शिलालेख कहा जाता है। इसी में ये सारा अभिलेख मिलता है। 8वें वर्ष हुआ था, और इन्होंने इस युद्ध के बाद रक्तपात की नीति छोड़कर धम्मपात की नीति अपना ली। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्या कह रहे हैं, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है?
तो जयप्रकाश नारायण, तुम्हारा रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को क्या माना जाता है, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ये आंदोलन शुरू कहाँ से किया था, ये आंदोलन शुरू किया था पहले आंध्र प्रदेश था, अब इसका जब कट के भाग 2 जून 2014 को कट के जब तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना में चला गया। ये पोचमपल्ली से शुरू किया था, तेलंगाना से। पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा मिला है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है किसको, पोचमपल्ली को, ठीक है, ये तेलंगाना में पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ पंचायत का दर्जा किसको मिला, पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर की। और एक कुनरिया पंचायत तुम्हारा गुजरात में शुरू हुई। करंट अफेयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, आगे आओ। आगे देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 7वां कह रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू और बेगम हजरत महल। तो आपने पढ़ा भी होगा, लखनऊ से जो भाग लिया था उन्होंने लिया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। इनके पति का नाम था बाजिद अली शाह, ठीक है। तो इन्होंने ध्यान रखना कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला देखो ये वाला क्या कह रहा है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो महात्मा गांधी 1923 में, 1924, 25 और 22। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्षता की, कहाँ पर, बेल गांव कर्नाटक, ठीक है, 1924 में। 1925 में एक महिला ने अध्यक्षता की थी, कौन सी, सरोजनी नायडू, कानपुर। ये भारतीय मूल की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला बनी अध्यक्ष। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे आईएनसी की तो कौन है, एनी बेसेंट, ठीक है। तो दोनों में फर्क है थोड़ा सा। आगे देखो क्या कहा गया है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो दिसंबर 1911 कलकत्ता, जनवरी 26 1931 कलकत्ता, जनवरी 24 1950 दिल्ली, 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो ये जो गाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, ठीक है। तो इन्होंने ही ये तुम्हारा 11 और 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। जन गण मन 52 सेकंड का समय होता है गाने के लिए, ठीक है। आगे आओ 10वां सवाल। अगला देखो सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल थे, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले तो नरम दल के नेता माने जाते हैं, तो क्रांतिकारी कहाँ से होंगे। और ये तुम्हारे महात्मा गांधी के गुरु भी माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो भारत ने पृथ्वी के धरातल को कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। भारत की बात कर रहा है तो भारत पृथ्वी पे जितना भी हिस्सा है उसका सिर्फ 7वां नंबर पे आता है पूरे विश्व में, ठीक है। तो हिस्सा कितना घेरा हुआ है, तो ये 2.4%। लेकिन अगर बात करें जनसंख्या कितनी रहती है यहाँ पे, तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी, 17.5% जनसंख्या निवास करती है, और मात्र कितने क्षेत्रफल पर, 2.4 क्षेत्रफल पर। अगला देखो, अगला ये है क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। अभी तो मैंने बताया कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है भारत का। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है तुम्हारा रूस का, दूसरा स्थान है कनाडा का, तीसरा चीन का, चौथा अमेरिका का, 5वां ब्राज़ील का, छठा ऑस्ट्रेलिया का, और 7वां हमारा भारत का आता है, ठीक है साथियों। तो ये 7 देशों में महाद्वीप हमारा आता है। 7 देशों में सबसे बड़ा देश हमारा 7वां देश है। आज देखो निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है, चंडीगढ़ का, लक्षद्वीप का, दादर नागर हवेली का है, पडचेरी का है। तो माले में आपको 26 जनवरी सन 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया, ठीक है। अब भारत में अब इस समय यूनियन टेरिटरी कितनी है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, 8। कितनी संख्या है केंद्र शासित प्रदेशों की, 8। और राज्य कितने हैं, 28। ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। भारतीय प्रायद्वीप, जो नीचे प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीनों ओर पानी से घिरा रहा है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदई। कौन सी है, अन्नामुदई, ठीक है। कहाँ पड़ती है, केरल में पड़ती है। और पूछे आपको नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। और विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। अगला देखो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। तो ये सारी देख ले रहा आंसर, देखते रहो आप अपना। तो ये किस में है, ये तुम्हारी झील है लोकटक झील।
लोकटक झील, इसमें एक नेशनल पार्क पाया जाता है काबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। इसमें एक हिरण पाया जाता है संगाई हिरण, और जो घास के टीले होते हैं उन पे उछलता कूदता रहता है, इसे कहते हैं डांसिंग डियर। इसीलिए यहाँ पर जो संगाई हिरण के नाम पर संगाई महोत्सव मनाया था, किसमें, मणिपुर में। और विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी, वो नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये काबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। ठीक है, आगे आओ। आगे ये है, क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी कौन सा क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। भारत की अर्थव्यवस्था 70% व्यक्ति आज भी कृषि पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो कौन सा होगा भैया, कृषि ही भारत की क्या है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ठीक है, तो कृषि। तो 3 क्षेत्र होते हैं वैसे मेनली, देखो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र में जब माल तैयार किया था वो आता है, जब माल तैयार करके बेचा जाता है तो तृतीय क्षेत्र या टर्सरी क्षेत्र में आता है वो। अगला देखो, अगला ये है, क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो रिजर्व बैंक है, योजना आयोग, वित्तीय आयोग, नीति केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो कौन सा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ये क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और भारत की इस समय अगर मैं कहूँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो 1947 जो देश की आज़ादी हुई थी उस टाइम पे, मतलब आज़ाद 1947 में हुआ था, तो ध्यान रखना $1947 प्रति व्यक्ति। ठीक है, आगे आओ। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है, तो हरित क्रांति, श्वेत, स्वर्ण और पीली क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। अब देखो, श्वेत क्रांति दूध से, वर्गीज कुरियन। ठीक है, 26 नवंबर को उनका क्या है, जन्म दिवस होता है। हरित क्रांति स्वामी MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो किससे है, खाद्यान्न उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी से है। तो तीनों ध्यान रखना है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 19। देखो, भारत में की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब तेज और सम्मिलित विकास, तेज और शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज और विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास। इसका था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, सतत जहां आ जाए। और ये योजना की अवधि कितनी थी, योजना की अवधि थी 2012 से 2017, 5-5 साल की योजना बनती थी 2017 तक। लेकिन बीच में क्या आ गया, नीति आयोग आ गया और 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया। ठीक है, अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन, सुमन बेरी बने हैं। ठीक है, सुमन बेरी, ये भी ध्यान रखना है। और इसके CEO परमेश्वर अय्यर, ये भी ध्यान रखनी है। आगे आओ, अब क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 20। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो देखो, 2, 5, 7 और 10। पहले 7 होता था, अब इसका डाटा चेंज करके अब आता है 10, लेकिन कहीं कहीं 7 भी मिलता है, लेकिन 10 सही है। इसका जो सहकारी संगठन बनते हैं उनमें 10 आंसर इसका सही है। ठीक है साथियों, 10 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा ये वाला। जो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। हमारा संविधान बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन भारतीय संविधान को क्या कर लिया गया, पारित कर दिया गया, पारित माना गया। कब, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम क्या, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है, या संविधान दिवस कह सकते हो आप। अब देखो, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और कब बने थे ये, 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। इसमें वरिष्ठ नागरिक थे इसलिए बना दिए गए थे। उसके बाद एक मीटिंग दूसरे 2 दिन बाद हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब स्थायी अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, मतलब पेश किया था, और उसको मान लिया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तब संविधान का निर्माण शुरू हो गया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे तुम्हारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे आओ, 23वां क्वेश्चन। ये देख लो, नीचे क्वेश्चन ब्लर हो गए थोड़े से। अगला देखो, क्या कह रहा है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल संहिता लागू है, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल और असम। तो आपको मालूम है कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पर समान सिविल संहिता लागू। समान सिविल संहिता, हर धर्म के व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 44, आर्टिकल है तुम्हारा 44। ऐसे भी ध्यान रखते हो, समान, 4 और 4 क्या है, समान है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे आओ, आगे देखो, सवाल नंबर 24 क्या है, इनमें से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। भाई तुम्हारे जो थे ये क्या, कौन से, जाकिर हुसैन ये तुम्हारे राष्ट्रपति थे, बीबी गिरी कार्यवाहक रहे हैं,
हिदायतुल्लाह कार्यवाहक रहे, बीडी जत्ती भी कार्यवाहक रहे। तो कौन से थे? तुम्हारा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तीसरे नंबर के। इस समय राष्ट्रपति बन गए हैं, कौन से बने हैं बताओ? 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, और नाम क्या है उनका? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति बनी। उपराष्ट्रपति भी बन गए जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, आगे आओ। क्या कह रहा है? श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति? तो मैंने अभी बताया, अभी पिछली बार बने थे ये 14वें नंबर के, 15वें नंबर के बन गई हैं मुर्मू जी। 13वें नंबर की कौन थी? प्रणब मुखर्जी जी। और 12 नंबर के कौन थे? प्रतिभा देवी पाटिल। 11वें नंबर के APJ अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, उससे पहले KR नारायणन। आगे देखो 26, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि का मतलब है कार्य। देखो, जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं। तो वेग में होती है दिशा की आवश्यकता, बल में भी होती है, त्वरण में भी होती है। ठीक है, तो कार में आवश्यकता नहीं होती। कार क्या हो गया? अदिश। बाद बाकी तीनों क्या है? सदिश। और ऐसे भी ला सकते हो, जब बा आ जाए, ठीक है, वाह वाह बा, तो वहां पर क्या होता है? सदिश राशि होती है। ठीक है, कार्य। और लेकिन विद्युत धारा को छोड़कर, ये भी ध्यान रखना। अगला देखो 27, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन। एक ध्यान रख लो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन बहुत पूछे जाते हैं। वो है प्रक्रिया, रासायनिक परिवर्तन बताता हूँ पहले। वो है प्रक्रिया जिसमें अगर वस्तु में परिवर्तन हो और वो दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे दही, जैसे दूध है, दूध अगर खट्टा हो गया या दूध का दही बन गया, तो वो दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। ये क्या हो गई? रासायनिक प्रक्रिया। जैसे पानी का बर्फ में बन जाना, और फिर पानी किस में बदल सकता है? बर्फ किस में बदल सकती है? पानी में। तो ये भौतिक परिवर्तन है। जो दोबारा प्राप्त किया जा सके तो भौतिक परिवर्तन, जो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके वो है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताओ? जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें कौन सा हो जाएगा? पानी का संघनन, मोम का पिघलना, पौधों का वाष्पोत्सर्जन, इसमें हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सही इसका। अगला देखो क्या कह रहा है? एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाला बल। देखो, एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके भारी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ये नाभिकीय बल ही तो होता है इसमें। ठीक है, नाभिकीय बल लगा रहता है। आगे क्वेश्चन देखो क्या है? ऑर्थिनोलॉजी का संबंध किससे है? हड्डियों से, पक्षियों से, आभूषणों से, धातु से। भाई ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षियों का अध्ययन, हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी होता है, धातुओं का मेट्रोलॉजी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखने हैं आपको ये। अब आ जाओ 30, लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो क्या कह रहा है? चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मार्मोकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी और नीडोलॉजी। तो तुम्हें मालूम है जो चींटियाँ होती हैं उनके अध्ययन को कहते हैं मार्मोकोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो सांप वगैरह होते हैं उनके जो रेप्टाइल्स, जो घोंसलों का अध्ययन कहलाता है नीडोलॉजी। तो ये अध्ययन भी ध्यान रखने हैं। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए साथियों। कैसे लगे आपको? अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताओ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों।